सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पूरा सॉल्यूशन, आपका पूरा आंसर की जो आपका 16 अक्टूबर को शाम वाली शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है पेट का, उसका पूरा एक 100 क्वेश्चंस के हम लोग देखने वाले हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए देखते हैं सभी प्रश्नों को और उनके उत्तरों को। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, वियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया है एस मनी कंपनी द्वारा। ठीक है, एस मनी कंपनी द्वारा वियरेबल एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई की सुविधा को लॉन्च किया गया है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? द्वीप देश आपसे पूछा है, आइलैंड कंट्रीज जो समुद्र से चारों तरफ घिरी हुई हैं। तो ऐसी कंट्रीज कौन है? श्रीलंका और मालदीव्स भारत की पड़ोसी देश। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की? इसमें किसने शुरुआत किया? इसने शुरुआत किया बजाज एलियांस एवं जनरल इंश्योरेंस ने। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा है यहाँ पे, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश मावलंकर थे। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6 है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है, इंटरनेशनल वर्कर डे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफेद शहर कहा जाता है? राजस्थान का सफेद शहर उदयपुर को कहा जाता है। ठीक है, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, आप जानते होंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी जो नहीं हो वह आपको सेलेक्ट करना है। नहीं पे ध्यान दीजिएगा, आइजैल जो है वह केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रश्न संख्या 9 है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा बेसबॉल, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी? तो हिंद स्वराज जो पुस्तक लिखी गई है वो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है के आकलन के माध्यम से रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। ग्रीन अकाउंटिंग में हम लोग क्या देखते हैं? प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि के आकलन के माध्यम से देश के राष्ट्रीय आय का मापन होता है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा प्रदूषण एवं पर्यावरण हानि। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है, समगाई महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो यह जो आयोजित किया जाता है यह मणिपुर में आयोजित किया जाता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रश्न संख्या 13 है, नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? यहाँ पे देखिए आपको इस पैराग्राफ के अनुसार प्रश्न संख्या 13 से लेकर के 17 का उत्तर आपको इस जो हिंदी का पैराग्राफ यहाँ पे अनुच्छेद आपको दिया गया है, इसको पढ़ के उत्तर देना था। ठीक है, तो मैं उत्तर आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए, नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर जो होगा वह होगा कि शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरण को बिगाड़ देते हैं। ठीक है, तो नेताओं के लिए सबसे
सरल समीकरण यही होता है कि वह जातियों के आधार पे अपने वोटों को बांट लेते हैं, अपनी जीत को सुनिश्चित करते हैं, और लोग शिक्षित रहेंगे तो यही नेता कर नहीं पाएंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, निम्नलिखित में से आजादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो यहाँ पे देखिए, आजादी के पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे, जबकि अब लोग पैसे और पावर के लिए, नेता जो होते हैं पैसे और पावर के लिए राजनीति में आते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, ये नेता येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंचे जाते हैं? नेताओं का गंतव्य कौन सा है? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो नेताओं का गंतव्य क्या है? तो नेताओं का जो गंतव्य है राष्ट्र की निश्चल सेवा। तो यह तो आजकल नेताओं में नहीं है, जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना। तो ये सभी चाहते हैं कि जनता द्वारा उनको वोट मिले, महंगे इलाज के लिए विदेश जाना, देश की उन्नति। तो सबसे जो गंतव्य होता है नेताओं का वह वोट, जनता का वोट बटोरना ही होता है। ठीक है, तो इसके बाद अब अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 हो गया, अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं? सबसे सही उत्तर कौन सा होगा? गरीब जनता को कपड़े और पैसे बांटना, अपने स्वार्थ के लिए दल बदलते रहना, गुंडों और भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर तिगड़म करते हैं, चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीजें देने का वायदा करते हैं। तो इस समय आप देख ही रहे होंगे कि कई सारी चीजें, कई सारे राजनेताओं के द्वारा मुफ्त बांटने का चलन चल रहा है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा, चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीजें देने का वायदा करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 17 है, नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो नेता लोग पार्टियां क्यों बदलते रहते हैं? तो नेता लोग स्वार्थ सिद्ध करने के लिए पुरानी पार्टी को छोड़कर नई पार्टी में आना चाहते हैं। जब कोई पार्टी जिसका वर्चस्व कम होने लगता है या फिर किसी दूसरी पार्टी में नेता लोग को और दूसरे लाभ दिखने लगते हैं, मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वह पुरानी पार्टी को छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए फिर से एक अनुच्छेद दिया गया है। अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 18 से लेकर के 22 तक के आपको उत्तर इसी पैराग्राफ के हिसाब से देना है। देखिए यह आपको पढ़ लेना था, इसके बाद आपको जवाब देना है। अब 18 से लेकर के 22 से, तो 18 नंबर प्रश्न देखिए, हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? जब हम क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभावों से दूर होते हैं। तो इनसे अगर दूर होंगे तो हम निराशा से भी दूर होते हैं। जब हम बड़ों का सम्मान करते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं, यह भी ऑप्शन नहीं होगा। जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं। तो जब भी हमारे अंदर क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि होगा तो हम क्या करेंगे? हमारा जो जीवन होगा वह निराशा के अंधकार की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 है, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो प्रिय घटनाओं को हमारे जीवन में आकर्षित के लिए हमारा जो मनोमस्तिष्क है वह प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए, मतलब कि हमेशा अच्छे विचार हमारे मन में भरे रहने चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 20 है, अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है? दुर्भाग्य को सौभाग्य में कैसे बदला जा सकता है, यह पूछ रहा है प्रश्न संख्या 20 में। तो अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा, अपने मस्तिष्क के विचारों पे आप ध्यान दोगे और
उसके बाद लगातार रचनात्मक विचार, तरह तरह के विचार आप सोचोगे जो आपके लिए अच्छा होगा, उसको करोगे तो जो आपका दुर्भाग्य है वह सौभाग्य में बदल जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 21 है, निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आपको चुनना है जिसके सभी जो भाव हों वह रचनात्मक हों। तो ऑप्शन डी में आप देखिए आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुष्टि, आत्मविश्वास, यह सभी जो भाव हैं वह सभी रचनात्मक भाव हैं। ठीक है, और ऑप्शंस में आप देखोगे तो क्रोध है, शोक है, जगह जगह ये क्या है, ये रचनात्मक भाव नहीं है, यह आपके अंदर निराशा लाने वाले भाव हैं। ठीक, अब इसके बाद इसमें एक प्रश्न और बचता है वह हम लोग देख लेते हैं। देखिए प्रश्न क्या 22 है, हम कार्य सिद्धि और सफलता के लिए बहुत पास कब होते हैं? हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं? जब हमारा आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं, तब हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं, मतलब भरे हुए होते हैं, तो हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास होते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 23 से 27, निम्न तालिका एक परीक्षा में 7 छात्रों द्वारा अलग अलग 6 विषयों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को दर्शाती है। आंकड़ों को सावधानी पूर्वक पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 23 से 27 तक हमको देखिए यहाँ पे हमको कितने स्टूडेंट्स दिए गए हैं? यहाँ पे हमको 7 स्टूडेंट्स के 6 विषयों के प्रतिशत में अंक दिए गए हैं और इन्हीं के आधार पे हमें 23 से लेकर के 27 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 23 है, अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितना है? तो अंग्रेजी वाले कॉलम को हम देखेंगे और सभी को जोड़ लेंगे। 7 विद्यार्थी हैं तो 7 से भाग कर देंगे। तो जोड़ने के बाद यहाँ पे देखिए अगर आप सीधे सीधे एवरेज निकाल लोगे तो उत्तर आपको 75 मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपने प्रश्न में अगर ध्यान दिया हो, देखिए जिन्होंने प्रश्न ध्यान से पढ़ा होगा वही सही उत्तर कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए दिया है प्रतिशत को दर्शाती है। तो प्रतिशत ये सब अंक नहीं है, ये सब प्रतिशत है। अंक देखिए 120 अंक का परीक्षा हुआ था अंग्रेजी में, जिसमें इन्होंने 50, 85, 70, 65, 90, 80 अंक प्राप्त किए हैं। अब यहाँ पे आप औसत अगर निकालोगे तो 75% आएगा। फिर 75% को जब आप बदलोगे 120 गुणे 100 करके, तब आपको 89 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी 89 यह सही होगा। ठीक है, यह विशेषकर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा एक एक क्वेश्चन। अभी मैं उत्तर बताते हुए चल रहा हूँ, आप लोग उत्तर मिलाते हुए चलिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। जहां भी कंफ्यूजन होगा आप कमेंट करिएगा। मैं सभी गणित के जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी टेबल वाले प्रश्न हैं, ग्राफ वाले प्रश्न हैं, सभी को सॉल्व कराऊंगा और सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है वह है, सभी 6 विषयों में एहसान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं? ठीक है, सभी 6 विषयों में एहसान द्वारा, देखिए एहसान द्वारा प्राप्त अंक, ये सारे अंक एहसान द्वारा प्राप्त किए गए हैं। 90, 50, 90, 60, 80। अब ये अंक नहीं है, यह प्रतिशत है। ठीक है, तो अब इन प्रतिशत को आपको क्या करना है, इन प्रतिशत को प्रतिशत से अंक निकालने हैं। ठीक है, तो जब आप निकाल लोगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा 442। ठीक, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 25 है, निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है? तो आप जब निकालोगे तो आपको मिलेगा गणित में। ठीक, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला प्रश्न है, ब्रजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है? तो ब्रजेश का कुल प्रतिशत आप निकालोगे तो 78% आएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 27 है, सभी विषयों में 60 या उससे अधिक अंक, 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है?
तो सभी विषयों में 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले 2 विद्यार्थी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है भी एक तालिका का है, तो निम्न तालिका का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पूर्व के वर्ष में एक्स कंपनी द्वारा निर्मित हजारों में 5 प्रकार की कारों ABCDE की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। अब देखिए कोई कार कंपनी है, वह 5 मॉडल की कारें बना रही है और अलग अलग वर्षों में कितनी कारें बनाई गई हैं हजारों की संख्या में, वह यहाँ पे दिया गया है। अब हमसे प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न का उत्तर करना है। वर्ष 2016 से लेकर के 2021 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई? तो आप 2000 देखिए कार ए की बात की जा रही है, पहले 230 बनाया जा रहा था 2016 में और 2021 में कितना 255, तो अंतर ले लेंगे कितना आ जाएगा 25 और बटे में हो जाएगा। देखिए वृद्धि पूछा तो 2016 वर्ष 2016 से कंपेयर करना है, तो बटे में हो जाएगा 230 और गुणे 100। अब प्रतिशत में यह आ जाएगा कितना प्रतिशत आ जाएगा 10.87%, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29 है, पिछले वर्षों में किस वर्ष की कारों के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई? पिछले वर्षों में किस वर्ष, तो यहाँ पे आपको देखना है कि लगातार वृद्धि किसी में हुई है, पिछले वर्षों में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई है। तो आप यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं बढ़ घट रहा है, ठीक है, लगातार आपको वृद्धि कहीं नहीं मिलेगी, तो ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं। या फिर यहाँ पे आप देखेंगे बी, ए और डी को देखिए, तो बी में भी लगातार वृद्धि नहीं है, ए में भी यहाँ पे कमी आई है और डी को भी आप देखोगे तो लगातार वृद्धि नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हो, इस तरीके से आप कह सकते हो कि लगातार वृद्धि कहीं नहीं है इनमें से। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 30 है, वर्ष 2016 से 2021 के दौरान द्वारा निर्मित कारों में से किस वर्ष की कार की संख्या अधिकतम है? तो देखिए प्रश्न संख्या 30 में कह रहा है वर्ष 2016 से 2021 दौरान एक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है? तो किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है, यह निकालने के लिए आप सीधे सीधे सभी कॉलमों को जोड़ लेंगे। ए के सभी जितने भी उत्पादन हुए हैं ए मॉडल के उनको जोड़ लेंगे, बी को जोड़ लेंगे, सी को जोड़ लेंगे, डी को और ई को, जो सबसे ज्यादा आएगा उसी का उत्पादन सबसे अधिक हुआ है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा ए मॉडल की कारें सबसे अधिक निर्मित की गई हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 31 है, 2018 से 2021 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो यह कमी आप निकालोगे तो 4.35% हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 32 है, वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितना प्रतिशत था? तो इसे आप सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 53.5%। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 33 से लेकर के 37 तक निम्न चार्ट एक पुस्तक के प्रकाशन में किए गए खर्च का प्रतिशत वितरण दर्शाता है। पाई चार्ट का अध्ययन कीजिए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे बोल रहा है कि एक पुस्तक के प्रकाशन के लिए किए गए खर्च का प्रतिशत दर्शाता है, तो कागज का लागत 30% है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है। मुद्रण प्रिंटिंग का लागत 25% है। फिर बाइंडिंग, उसको बाइंडिंग करने का लागत 15% है। रॉयल्टी, उसको जिस किताब को जिसने लिखा है उसको 20% रॉयल्टी जाता है। और ट्रांसपोर्ट का लागत जो है वह 5% है और प्रमोशन का लागत जो है वह 5। तो इस तरीके से अब आपको इस पे आधारित प्रश्नों को उत्तर देना है। तो चलिए देखते हैं। संवर्धन लागत यानी कि प्रमोशन का जो कास्ट है पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या है? केंद्रीय कोण अगर आप देखें तो 5% है, 5% और 1% पे देखा जाए तो 3.6 अंश का कोण बनता है। तो 5 से गुणा कर दीजिए 3.6 में, तो कितना आ जाएगा 18 अंश आ जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 18 अंश।
इसी तरीके से देखिए प्रश्न संख्या 34 है, पुस्तक का कुल मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 है तो पुस्तक के एक प्रति में उपयोग किए गए कागज की लागत क्या है? तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 40 रुपए। इसके बाद देखिए 35 नंबर प्रश्न है, यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसकी परिवहन लागत की राशि 80,500 है तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक 25% का लाभ अर्जित कर सके? तो 25% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय कीमत जो होनी चाहिए वह होनी चाहिए 387.02। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 36 है, पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने प्रतिशत कम है? तो मुद्रण देखिए 25% है और रॉयल्टी 20% है। ठीक है, कितने प्रतिशत कम है यह आपसे पूछ रहा है। पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण से कितने प्रतिशत कम है? तो ऑप्शन बी यहाँ पे हो जाएगा 20%। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 37 है, यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 मुद्रण लागत के रूप में देना होता है तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी? तो रॉयल्टी की कितनी रकम देनी होगी यह यहाँ पे पूछ रहा है। सही जो ऑप्शन होगा वह होगा 16,480। इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है यह ग्राफ से रिलेटेड है। तो निम्न रेखा ग्राफ एक कंपनी द्वारा वर्ष 2001 से 2007 के दौरान किए गए आयात की रकम से उस कंपनी के निर्यात की रकम का अनुपात दर्शाता है। तो यहाँ पे अनुपात दर्शाया गया है एक कंपनी के 2001 से लेकर के 7 के किए गए आयात की रकम से और उस कंपनी के निर्यात के रकम से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस वर्ष कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपातिक थे। तो सबसे कम अनुपात कब था आयात और निर्यात में, यह यहाँ पे पूछ रहा है। तो देखिए वर्ष 2003 में अनुपात सबसे कम था। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी 2003 ही है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 39 नंबर प्रश्न है, यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ था और वर्ष 2004 एवं 5 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ था तो वर्ष 2005 में आयात कितना? तो 2005 में आयात जो हो जाएगा वह हो जाएगा 450 करोड़ का। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी से निर्यात था, तो कंपनी से जो निर्यात हुआ था 2002 में वह हुआ था 325 करोड़ का। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न 41 है, यह सभी प्रश्न मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, जहां भी कहीं भी दिक्कत होगी आप मुझे बताइएगा। गणित के जितने भी प्रश्न हैं, ग्राफ के और टेबल के, यह सभी मैं आपको समझाते हुए पूरा सल्यूशन आपको मिलेगा चैनल पे। तो अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए प्रश्न संख्या 41 है, दिए गए वर्षों में कितने वर्ष में निर्यात आयात से अधिक था? तो निर्यात जो है वह आयात से अधिक कब होगा? जब जो अनुपात होगा वह 1 से कम होगा। तो 4 बार देखिए अनुपात 1 से कम है, तो ऑप्शन बी 4 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 42 है, वर्ष 2003-4 तक आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 2003 से 4 में आयात में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो यह निकालने के लिए यहाँ पे डेटा पर्याप्त नहीं है, तो डेटा अपर्याप्त, ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 43 है, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है। तो जैन धर्म के लोग आपको पता है बहुत ही अहिंसा प्रिय होते हैं, नॉन वायलेंट होते हैं। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा अहिंसा, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए
44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो नवरत्न के रूप में चंद्रगुप्त सेकंड। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 45 है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो सबसे कम अवधि के लिए शासन खिलजी का है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 46 नंबर प्रश्न है, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से अवध को कब्जे में लिया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो हड़प्पा का जो बंदरगाह था वह लोथल था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 48 है, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल हरा पीला डिजाइन किया गया था। तो किस आंदोलन में? तो स्वदेशी आंदोलन में। ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 49 है, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। तो यह कब किया गया था? 1919 में। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए संख्या 50 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? तो मुख्य न्यायाधीश के साथ 7 और न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए संख्या 51 है, निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? सिपाहियों के द्वारा, बागान श्रमिकों के द्वारा, किसान की जमींदारों। 1857 की क्रांति आपको पता है कि जो बंदूक का कारतूस होता था उसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग करने के वजह से हुआ था और ये सिपाहियों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 52 है, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो अगर अरावली पर्वत श्रेणी की हम श्रेणी की बात करते हैं तो गुरु शिखर जो है वह सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके बाद देखिए 53 है, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाले पवन कहलाती है। ग्रीष्म काल में अगर उत्तरी मैदानों में जो हवा बहती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग लू कहते हैं, लू। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 54 है, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है तो स्टैंडर्ड मेरिडियन लाइन ऑफ इंडिया कौन सी है? 82 डिग्री और 30 पूर्वी देशांतर। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 55, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वह क्रिप्स मिशन की विफलता के प्रतिक्रिया में चलाया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 56 है, कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? भारतीय शिखर सबसे ऊंचा कंचनजंगा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 57 है, नई आर्थिक नीतियों को सामान्यतया विकास के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो नई नीति जिसको विकास के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है वह क्या है? एलपीजी है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 58 है, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। तो आपको पता है आधे से अधिक हिस्सेदारी अगर होती है, यानी कि आधा कितना हो गया 50 और उससे अधिक कितना 51% की अगर हिस्सेदारी होती है कम से कम, तो वह क्या होती है? सरकारी कंपनी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 59 नंबर है, उत्तर प्रदेश
के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थल स्थित है? तो यह है सीतापुर में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 60 है, कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्र को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्था है। तो कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पैसा कौन सी संस्था लगाती है? तो वो है नाबार्ड। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 61 है, 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो 1991 में आर्थिक सुधारों के द्वारा भारतीय रुपयों का मूल्यह्रास हुआ था और आर्थिक नीति की असफलता और विदेश मुद्रा भंडारण में संकट, इन सभी पे ध्यान दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी यह सभी सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 62 है, हॉलमार्क लोगो का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है? कृषि उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, विद्युत वस्तुएं या जेवर? तो हॉलमार्क जो होता है वह आपको पता है कि सोने पे होता है, तो जेवर ऑप्शन डी जो हो जाएगा ज्वेलरी, इस पे प्रयोग होता है हॉलमार्क का निशान। आपने देखा होगा सोने पे जो आभूषण हम लोग लेते हैं ज्वेलरी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 63 है, डैश वे आदर्श जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। राजनीति के निर्देशक जो सिद्धांत होते हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 64 है, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखनीय किया गया है? तो भाग 4 का में ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 65 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? तो 343 में संघ की भाषा के बारे में है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा संघ की भाषा। इसके बाद देखिए निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो धन विधेयक को परिभाषित करता है अनुच्छेद 110। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 67 है, निम्न में से कौन सा इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है? तो इंद्रधनुष आपने ध्यान दिया होगा तो उसमें सफेद रंग आप नहीं देखते होंगे, बादल आपको सफेद दिखते हैं, बाकी सफेद रंग नहीं होता है इंद्रधनुष के 7 रंगों में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 68 है, निम्न में से गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता। तो कौन सी गैस इसमें ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती है? तो वो है ऑर्गन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 69 नंबर है, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? तो वॉशिंग सोडा जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट का प्रचलित नाम है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 70 है, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की सही आयु है? सर्वोच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उनके सेवानिवृत्ति यानी कि रिटायरमेंट की सही एज क्या होती है? तो होती है 65 वर्ष, 65 ईयर्स। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 71, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो उनको जो पोषक तत्व मिलता है उनके जड़ों के द्वारा। जड़ों में कहाँ से आता है? मिट्टी से आता है। तो ऑप्शन डी जो होता है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 72 है, यहाँ पे इसको आपको सॉल्व करना था। ठीक है, इसको आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करोगे तो ऑप्शन सी में जो आपको दिया गया है 1.517 ये उत्तर आपको मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 73 है, किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में उसकी बचत के
आधे के बराबर है। यदि उसके पास कुल बचत के रूप में 1,50,000 है तो उसने पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कितने की बचत की है। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, समझोगे, तो वह आएगा 60,000। तो ऑप्शन बी 60,000 सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या है। 7 क्रमिक आपसे बोल रहा है, ठीक है। तो 7 क्रमिक संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा है, तो वह हो जाएगा 23। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 75 है, ओजोन होल किससे संबंधित है। तो ओजोन होल जो है वह संबंधित है समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी से, या कहीं कहीं ओजोन परत समताप मंडल में गायब भी हो रही, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओजोन होल कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी ओजोन होल से संबंधित है। इसके बाद देखिए 76 है, रूट में 9 प्लस 4 रूट 5। इसे आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 प्लस रूट 5। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 77 है, धरेश का सही संधि विच्छेद है। तो धरेश को धरा धन ईस, इसका सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 78 है, संसूत्र शब्द अली अली शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तो इसका सही अर्थ जो है वह है भैरा सखी। ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 89 है, नागर का पर्यायवाची शब्द है। 79 है, नागर का पर्यायवाची शब्द है। नागर मतलब क्या होता है, चतुर, चालाक। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। 80 है, सन्यासी का विलोम शब्द है। तो सन्यासी क्या होते हैं, सन्यासी जो होते हैं वह अपने में ही मगन रहते हैं और उनको समाज से लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो सन्यासी का विलोम शब्द अगर देखा जाए तो गृहस्थ, जो गृहस्थी में रहते हैं, समाज में रहते हैं, उन्हें हम लोग गृहस्थ बोलते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 81 है, कौनों का बैल होना, कोल्हू का बैल होना का अर्थ है। तो कोल्हू का बैल होने का अर्थ होता है बुरी तरह काम में लगे रहना। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सरल करने को बोल रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उत्तर कितना आएगा, 8 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उत्तर आएगा 4। ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे इंग्लिश का पैसेज दिया गया है, इसको पढ़ना है और इसके बाद यहाँ पे उत्तर करना है आप लोगों को। 83 और 84 को देखिए। 83 क्या है, वेयर डिड जो मीट कार्मेन। तो वह कहाँ मिली, पैसेज आप पढ़ के देखोगे तो आपको पता चलेगा जो कार्मेन से कहाँ मिली, तो मार्केट में मिली। ऑप्शन बी जो हो जाएगा मार्केट, वह यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 84 है, जोस मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो पब्लिक स्कूल बिकॉज जो वुड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय गर्ल्स। ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 85 नंबर है, चूज द करेक्ट सिनोनिम रैंडम। तो समान, रैंडम यानी कि बिना तुक के। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, इसका समानार्थी ये हो जाएगा एक्सीडेंटल। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 86 है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर फूड। तो ये क्या होता है, एलर्जी होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए फाल्गुनी की ओर से इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा, इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है, तो वह क्या है, वह ससुर की बहन है।
तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 88 है, दिए गए विकल्प में से असंगत का चयन कीजिए। यहाँ पे देखिए विकल्प में आपको संख्याएं दी गई हैं, यहाँ पे आपको असंगत जो है उसको चूज करना है। तो यहाँ पे असंगत जो है वह है 41-25। इसके बाद देखिए 89 नंबर है, 8:20 बजे एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो यह कोण कितना होगा? 130 अंश। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 90 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल का क्या होता है? उल्टा अगली। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 91 है, यदि स्कीम को के रूप में कूटित किया जाए तो वंडर के लिए क्या कूट होगा? ठीक है, तो वो हो जाएगा XPOEFS। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसके बाद देखिए 92 है, निम्नलिखित प्रश्न में से 2 कथन दिए गए हैं और उनके 4 निष्कर्ष 1 2 3 4 दिए गए हैं। उस निष्कर्ष का चयन कीजिए जो तार्किक रूप से दिए गए कथन के अनुसार करता है करते हैं। कथन है, कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। कोई दरवाजा कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। तो यहाँ पे अब निष्कर्ष इसमें पढ़िए, कोई दरवाजा बिल्ली नहीं है, कोई बिल्ली दरवाजा नहीं है, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। तो कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं यह आप कह सकते हैं। तो केवल 3, ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 93। देखिए 93 है, भारतीय तकनीकी SME हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की। नासकॉम ने सरकार की एजेंसी, किस देश के सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की? तो ऑस्ट्रेलिया सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 94 है, डैश सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत N ईंधन की आपूर्ति की है। तो यह किसके द्वारा किया गया है? रूस के द्वारा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 95 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? तो वह राज्य है उड़ीसा। ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 96 है, निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंधित हैं? तो यह देश है भारत, इजराइल, UAE और USA। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 97 है, निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया? प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन उत्तर प्रदेश में किया गया। ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 98 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? तो यूरेनियम राजस्थान में पाया गया। ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 99 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई है? किस राज्य में शुरू किया गया है? ये नागालैंड में। ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए लास्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जो दिया जाता है वह लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दिया जाता है। ठीक है,
तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से सभी प्रश्नों का उत्तर यहाँ पे आंसर की मैंने आपको बता दिया। अब कहीं भी कोई भी दिक्कत हो आपको तो मुझे कमेंट करके बताइए, सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों में शेयर करना है ताकि सभी लोग जल्दी से अपने क्वेश्चन पेपर को मिला लें। उनका कितना सही हुआ है, आप लोग का कितना सही हुआ है, आप हमें कमेंट करके बताइए। आप जरूर कमेंट करिएगा आपका कितना सही हो रहा है, नीचे आप कमेंट करके बताइए। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी जो वीडियोस मैं लाऊं आप तक पहुंचे। ठीक है, आप तक नोटिफिकेशन पहुंचेगी तो आप आसानी से देख पाओगे। अब इसी तरीके से सभी पेपर्स मैं आपको पेट के सॉल्व करा रहा हूँ, सभी का आंसर की बता रहा हूँ, तो सभी का आपको जो सोल्यूशन है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।